आज मैं आपको कराने जा रहा हूं भामनी साम्राज्य और अन्य उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के राज्य, जैसे ऊपर की तरफ टॉपिक लिखा हुआ है। और इसके साथ ही राजनीतिक इतिहास दिल्ली सल्तनत का समाप्त हो जाएगा। मेरा नाम इंजीनियर डी के राठी है। मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूं। और जो ये मैं आप लोगों को इस टाइम पर पीडीएफ के माध्यम से कराता हूं, ये मेरी इस किताब से है, जिसका 9th एडिशन, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये 9th एडिशन है जो बाजार के अंदर उपलब्ध है और अप्रैल 2022 को ये प्रकाशित हुआ। इसकी खास बात यह है कि इसमें टोटल 3300 क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो 2022 तक प्रमुख वनडे एग्जाम हुए, उनमें आए हुए क्वेश्चनों को मैंने विषयवार, जैसे हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री का या फिर ज्योग्राफी का ज्योग्राफी के साथ, वैसे मैंने शामिल किया हुआ। और ये नीचे लिखा है एनसीईआरटी आधारित। तो इससे आपका एक बेनिफिट ये होगा कि सरकारी एग्जामों में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी पर ही आधारित होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ही मूल्य, एक किताब के मूल्य पर दो पुस्तकें मिल रही हैं, क्योंकि इसमें पाठ्य सामग्री के साथ में क्वेश्चन बैंक भी है, जबकि स्टूडेंट जो है क्वेश्चन बैंक के लिए अलग से किताब को परचेज करते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य के बारे में सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब हुई। असल में इसकी स्थापना हुई थी 1347 के अंदर, और उस समय पर भारत पर जो शासन था वो शासन था तुगलक वंश का, और तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको मूर्ख बादशाह या होशियार मूर्ख के नाम, कई उपनामों से उसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे विजयनगर से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो इसका भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसकी स्थापना किसके के दौरान किसके द्वारा की गई, ये एक पॉइंट लिखा, अमीरान ए सदा। ये विदेशी दरबारी जो दक्कन के क्षेत्र में 100 गांव का प्रमुख होता था। असल में जैसे हमारे यहाँ उत्तर भारत में जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें जमींदार को कुछ अधिकार दिए गए थे राजस्व या लगान वसूलने के लिए, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के बदले उसे कुछ अधिकार दिए गए थे। वैसे ही दक्कन में, डेक्कन का एरिया जो होता है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, उसे डेक्कन कहते हैं। तो वहां पर ये अमीरान ए सदा 100 गांव के मुखिया थे। और मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि केंद्रीय सत्ता पर जो सुल्तान है उसकी जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसीलिए उसने केंद्रीकरण करने की कोशिश करी और इसी क्रम के अंदर इन प्रमुखों की जो ताकत थी वह उसने समाप्त कर दी। इस कारण से इन लोगों ने, अमीरान सदा जो थे, इन्होंने विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? अलाउद्दीन बामन शाह या हसन गंगू जिसको कहा जाता है। ये बामन शब्द जो है, जैसे उत्तर भारत में ब्राह्मण को बामन भी बोल देते हैं, तो ब्राह्मण का ये माना जाता है कि अलाउद्दीन की परवरिश एक ब्राह्मण ने करी, इसीलिए इसको बामन शाह इसके नाम के साथ लगता है। 1347 में इसने बहमनी राज्य की स्थापना की। इस राज्य का विस्तार वर्तमान में कौन से क्षेत्र है? कर्नाटक। जो राजधानी इनकी, अभी मैं आपको मैप के ऊपर दिखाऊंगा, तो राजधानी कर्नाटक में, और उससे लगे हुए जो क्षेत्र थे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में इनका विस्तार था। बहमनी साम्राज्य की दो राजधानी थी। असल में पहली राजधानी जो थी वह तो थी गुलबर्ग। मैं इसको आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूं। यहां पर आप देखेंगे तो ये हिस्सा है, ये जो बीदर लिखा हुआ है और गुलबर्ग है, ये क्षेत्र था जहां पर बहमनी साम्राज्य का शासन था, और ये वर्तमान के अंदर कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भी तो आपको, और ये क्वेश्चन आया हुआ है पोस्ट ऑफिस के एग्जाम में, जब पूछा गया कि उनकी पहली राजधानी, पहली गुलबर्ग थी और दूसरी बीदर। प्रारंभिक राजधानी गुलबर्ग थी, ये लिखा हुआ। इसके बाद आगे अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के बीच का उपजाऊ भाग, जिसे रायचूर दुआब कहते हैं। दुआब का अर्थ ही क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दुआब पड़ते, उस पर अधिकार को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में लगातार संघर्ष चलता रहा। यह क्वेश्चन जो है सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसका दिखा देता हूं, रायचूर दुआब कहां पर है। तो जब आप यहां पर मैप में देखेंगे तो ये हिस्सा जो है, ऊपर तो बहमनी बना हुआ है और नीचे की तरफ ये विजयनगर साम्राज्य है। और ये नदी कौन सी है? क्योंकि द्वाब जो है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो उत्तर में तो कृष्णा होगी और नीचे तुंगभद्र, और इनके बीच का जो उपजाऊ भूमि का क्षेत्र है इसी को कहा जाता है रायचूर द्वाब। रायचूर क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक में, जिसकी वजह से इस द्वाब का नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
तो ये रायचूर दोआब है जिस पर अधिकार को लेकर बामनी और विजयनगर, क्योंकि भौगोलिक रूप से इनके बीच में है। बाकी आप स्थिति अगर देखेंगे इस मैप के ऊपर तो आप क्या देख रहे हैं कि ये सारा क्षेत्र जो है, जो आपको पीले कलर से दिखाई दे रहा है, ब्राउन कलर से या येलो कलर से, ये सारा क्षेत्र कैसा हो गया, प्लेटू या पठार का इलाका है। और ये क्षेत्र जो है ग्रीन कलर से, ये घाटियां हैं, यानी कि यहाँ पर जमीन जो है वो ज्यादा उपजाऊ है। इसीलिए इनके बीच में जो संघर्ष था उसका प्रमुख कारण क्या था, उसका प्रमुख कारण था कि वो दोनों ही पक्ष जो है अधिकार चाहते थे, किसके ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहे थे, इसलिए संघर्ष रहा। वापस आते हैं, इनका पहला प्रमुख शासक बाहमनी साम्राज्य का जो था वो था मोहम्मद शाह प्रथम। यहां पर पॉइंट दिया रखा आपको, ये देखते रहिए, ये मोहम्मद शाह प्रथम। इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, देखो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में बीदर, आपने ऊपर की तरफ देख रही है, बीदर जो है ये दूसरी राजधानी थी। और बीदर शहर में स्पेनिश वास्तुकार, यानी कि स्पेनिश एक आर्किटेक्ट था, उसने वेस्टर्न मॉडल पर एक मदरसे का निर्माण कराया। मदरसा तो हम जानते ही हैं कि इस्लाम के अंदर जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो उनके मदरसों में दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पश्चिमी मॉडल पर जो स्पेनिश, यानी कि जो स्पेन के अंदर जो बन रहे थे, जो बिल्डिंगें बन रही थी, उस आधार पर ये इस्लामिक मदरसे को बनाया गया। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे भी ज्यादा है, रशियन ट्रेवलर था जिसका नाम था अफनासी निकितिन। इसने बामनी सल्तनत में 4 साल बिताए, जहां तक मुझे ध्यान है 1369 के अंदर ये भारत में आया था। और निकितिन का जो वृत्तांत है ये भारत के मध्यकालीन युग का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अफ्तांशो निकितिन कौन से देश का था, दूसरा क्वेश्चन बनता है ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो बामनी साम्राज्य के बारे में इसकी जानकारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है किसके शासनकाल के दौरान ये भारत आया था। सारे पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगला जो शासक है उसका नाम दे रखा है ताजुद्दीन फिरोज। ऊपर की तरफ देखेंगे ये ताजुद्दीन फिरोज का नाम दे रखा है। और इसके बारे में क्या पॉइंट है जो हमें याद रखने, वे बामनी वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक था। इसने एशियाई विदेशियों या अफाकियों, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, असल में जैसे हर दरबार के अंदर गुटबाजी होती थी, तो दक्कन या डेक्कन का एरिया जो है उसमें 2 तरीके के गुट बने हुए थे। एक तो एशियाई विदेशी, जिसमें मेनली जो थे वो थे शिया पंथ को मानने वाले मुसलमान जो कि ईरान से आए थे, जिसको पहले फारस कहते थे, तो इनको कहा जाता था अफाकी। और दूसरे जो थे गुट, वो गुट था जो दक्कन का गुट कहलाता था, जो यहां पर पूर्व से ही रह रहा था, ये दे रखा दक्कन गुट। तो ये क्या थे, इसमें एशियाई विदेशी या अफाकियों को बामनी साम्राज्य में आकर स्थायी रूप से बसने के लिए प्रोत्साहित, जिसके परिणाम स्वरूप बामनी अमीर वर्ग क्या हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट दरबारी होते थे वो अमीर वर्ग का मतलब ये हो गया, अफीकी और दक्कनी 2 गुट के अंदर डिवाइडेड हो गया। ये ध्यान रखना, ताजुद्दीन फिरोज शाह के समय पर यह घटना हुई। ये दलबंदी बामनी साम्राज्य के पतन और विघटन का मुख्य कारण, तो इसका पतन जो है उसका प्रमुख कारण इसी गुटबाजी को माना जाता है। और आगे हम देखेंगे इस अफाकी गुट का एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था महमूद गवाह, जिसने बामनी साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो उसके उत्कर्ष तक लेके गया, यानी कि मैक्सिमम जो लिमिट हुई थी वो एक अफाकी महमूद गवन जब प्रधानमंत्री था तब थी। इसके अलावा गुलबर्ग के संत गेसुदराज, ये गेसुदराज जो थे ये संत हैं, संत क्या सूफी कहिए, संत तो शब्द ये सनातन का है, तो इनके सूफी थे जो चिश्ती संप्रदाय के थे, उसके साथ में इसके संबंध, फिर ताजुद्दीन के संबंध खराब थे। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब हम पढ़ते हैं तुगलक वंश, तो उसमें देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक के संबंध किसके साथ खराब थे, निजामुद्दीन औलिया के साथ में, और ऐसे ही इसके संबंध जो है इनके साथ भी खराब थे। अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है अहमद शाह, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप। इसने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर ट्रांसफर किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बामनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अहमद शाह ने गुलबर्ग में प्रसिद्ध सूफी गेसुदराज का मकबरा बनाया। ऊपर आप पढ़ रहे हैं गेसुदराज जिसके साथ संबंध खराब थे, तो चिश्ती कौन थे, चिश्ती वो थे
जैसे मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर हमला किया तो उसके साथ एक सूफी आया जिसका नाम था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह स्थित है अजमेर में। वो जिस संप्रदाय को मानने वाले थे उसको कहते हैं चिश्ती संप्रदाय, क्योंकि सूफी भी गुटों में डिवाइडेड थे, उन गुट को कहते थे सिलसिला या संप्रदाय। तो ऐसा ही एक चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख सूफी हुआ है जिसका नाम था गेसु दराज, उसका मकबरा बनाया गया। कहां पर मकबरा स्थित है? गुलबर्ग में। सुल्तान ने अपने सैनिक अभियान के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य, वारंगल एवं मालवा पर सफल आक्रमण किए। मैं अभी मैप के ऊपर दिखाऊंगा। और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, मालवा के शासक होशंग शाह को हराया, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आया हुआ एसएससी के, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। किस कारण से इंपॉर्टेंट रहा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ। तो यदि मालवा की आप स्थिति देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ये मालवा क्षेत्र है। ऊपर की तरफ आप यहां पर देखेंगे तो इसने, यानी कि जो अहमद शाह है, इसने अपने अभियान जो है वो मालवा, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश, यानी कि ये जो विंध्याचल पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, और इधर अरावली, इनके बीच का एरिया मालवा कहलाता है, उसको जीता। इसके अलावा इसने गुजरात के ऊपर भी हमला किया, और इसने साउथ के अंदर, जैसे आप जानते हो, ये जो नीचे की तरफ मैंने दिखा रखा है इसका एरो आपको, तो ये कौन सा है? ये विजयनगर डायनेस्टी, ये विजयनगर साम्राज्य है। तो इस प्रकार से अहमद शाह के समय पर जो सबसे ज्यादा एरिया का विस्तार हुआ किस राजा के द्वारा किया गया, तो उसमें नाम आ जाता है अहमद शाह का। फिर है, इसे अहमद शाह को इतिहास में क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अहमद शाह वली या संत अहमद। ऐसा माना जाता है कि सूखा और अकाल पड़ने का कारण बारिश ना होना था, और जब इसने कोई नमाज वगैरह पढ़ी अहमद शाह ने, तो उसके बाद बारिश हुई, इसीलिए इसका नाम जो है संत अहमद या वली, ये इसको नाम दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं, राजा के साथ में कई सारी कहानियां जुड़ जाती हैं उसको शक्तिशाली दिखाने के लिए। इसके बाद अगला जो शासक है उसका नाम है बहमन शाह द्वितीय। इसके काल में ईरानी मतलब इन्हीं को बोलते थे विदेशी या अफाकी। इनका निवासी महमूद गवा, ये महमूद गवा आगे चलकर फिर इंपॉर्टेंट रहेगा, का उत्कर्ष हुआ, यानी कि ये ताकतवर हुआ, और इसे, ये एक व्यापारी था, और बहमन शाह द्वितीय ने उसे व्यापारियों का मुखिया बना दिया। तो यहां से इसकी शुरुआत होती है महमूद गवा की। सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन था वो मैं आगे बताऊंगा। फिर अगला शासक जो है हुमायूं शाह बहमनी, बस इसका सवाल आएगा। हुमायूं शाह को अपनी क्रूरता के कारण जालिम कहा जाता था, और इसे दक्कन का नीरो, नीरो क्या हो गया? नीरो यानी कि यूरोप का एक ऐसा शासक, जब उसे बताया गया कि लोग जो हैं वो ब्रेड के लिए या रोटी के लिए जो है वो, रोटी के लिए लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो इसने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो क्यों ना वो केक क्यों नहीं खा लेते। तो इस तरीके से ये नीरो नाम का जो शासक था वो जनता की आकांक्षाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ था। उसी तरीके से हुमायूं शाह बहमनी को भी दक्कन का नीरो कहा गया, और इसने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री अपॉइंट किया। देखिए महमूद गवा के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो यहां पर उसे प्राइम मिनिस्टर, यहां भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, यहां तो ये हो सकता है दक्कन का नीरो किसे कहते हैं और जालिम किसे कहा गया, ये सवाल आ सकता है। फिर है अगला जो है मोहम्मद बहमनी शाह द्वितीय। इसके समय रूसी यात्री बहमनी राज्य की यात्रा की। मैंने कहा था कि ये जो निकितिन है ये 1469 के अंदर आया था, और महमूद गवा ने मालवा, संगमेश्वर, कोंकण और गोवा पर सफल अभियान चलाए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ये था गोवा। गोवा क्यों इंपॉर्टेंट था भाई? गोवा इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पश्चिम से, वेस्ट से जितने भी व्यापारी आते थे, उनका सबसे बड़ा जो केंद्र था, वो बंदरगाह जो था वो था गोवा। और खास तौर से जो घोड़े के व्यापारी हैं, जो अरबी नस्ल के घोड़े इंडिया लेके आते थे, वो गोवा में ही था। तो गोवा पर अधिकार करने का मतलब है कि अच्छी वंश के घोड़ों को अपनी सेना में शामिल करके, और क्योंकि उस समय अच्छी नस्ल के घोड़े और घुड़सवार जो हैं वो एक ताकतवर हिस्सा था सैन्य कुशलता का, इसीलिए जिसके पास अच्छी नस्ल के घोड़े या घुड़सवार थे वो उसका पलड़ा युद्ध में भारी रहता था। तो गोवा पर आधिपत्य जो विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक उत्तम बंदरगाह था। अब ये हम जो पढ़ रहे हैं उस समय पर ये विजयनगर साम्राज्य की भी बात हम कर रहे हैं, तो उसका ये सर्वाधिक उत्तम बंदरगाह था। इसको महमूद गवा ने अपने सर्वोत्कृष्ट सैन्य सफलता कहा। असल में
ये जो विजयनगर साम्राज्य था, जिस समय ये मोहम्मद बहमनी शाह तृतीय आदि थे, तो उस समय जो बहमनी साम्राज्य है उसका पलड़ा थोड़ा भारी था, इसीलिए उन्होंने गोवा को अपने अधिकार में कर लिया। किससे जीतकर? विजयनगर से। और बाद में इसको जीत लिया पुर्तगालियों ने। देखिए अगला पॉइंट आ गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया फिर, कि महमूद गवा का शासनकाल सैन्य सफलताओं से पूर्ण था, परंतु उसका दुखद अंत हुआ। दुखद अंत इसलिए हुआ क्योंकि सुल्तान जो था, जो मोहम्मद शाह तृतीय था बहमनी शासक, वो सुल्तान जो है वो कम आयु में गद्दी पे बैठा था और साथ ही साथ वो नशा आदि भी करता था, मद्यपान करता था। इसीलिए उसके खिलाफ, उसके महमूद गवा के खिलाफ उसके जो विद्रोही थे उन्होंने जाली चिट्ठियों का एक पुलिंदा दिया, और जिसके आधार पर मोहम्मद गवा की स्वामी भक्ति पर संदेह उत्पन्न कर मोहम्मद तृतीय जो शासक था, इसके बारे में आपको कुछ ज्यादा डिटेल नहीं करनी, उसने महमूद गवा को राजद्रोह का आरोप लगाकर उसे मृत्युदंड दे दिया। और संभवतः इसकी आयु जो है महमूद गवा की उस समय पर जो आयु थी वह थी 70 वर्ष। तो एक वृद्ध आदमी को उसने गलत मृत्युदंड दिया, और ऐसा माना जाता है उसके बाद मोहम्मद तृतीय जो है उसे रात में महमूद गवा के सपने आने लगे, और जब कभी वो राजगद्दी पर भी बैठा होता था तो चिल्लाने लगता था कि महमूद गवा जो है मुझे मार रहा है। यानी कि उसे इस चीज का पश्चाताप हुआ कि संभवतः उसने गलत आरोप पर उसको मृत्युदंड दिया। इसके बाद आ गया महमूद गवा, यही इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शाह तृतीय के शासन काल पे वजीर के पद पर। वजीर क्या था? आज की तारीख में जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो वजीर सबसे ताकतवर पद था सुल्तान के बाद। महमूद गवा की योग्यता के बल पर बहमनी साम्राज्य की शक्ति चरम पर पहुंच गई। तो ये सवाल जनरल कंपटीशन में आ सकता है, महमूद गवा कौन था, किस साम्राज्य से संबंधित था, और कि उसके समय पर किस साम्राज्य की शक्ति चरम पर पहुंची। महमूद गवा ने शिक्षा के प्रसार के लिए बीदर में मदरसा का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर उसने मदरसे का निर्माण भी कराया। तो ये फेमस है, जो मदरसे की हम बात करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखेंगे, ये मदरसा था जो विख्यात मदरसा माना जाता है, और बीदर हमने कह दिया कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा राज्य को 8 प्रांतों के अंदर डिवाइड किया गया। ये रहा राज्य जो है 8 प्रांत या तरफ में बांटा गया। प्रारंभ में इनकी संख्या कितनी थी? तरफ की संख्या 4 थी, लेकिन महमूद गवा ने इसकी संख्या को बढ़ाकर 8 कर दिया, क्योंकि क्षेत्र का विस्तार हुआ, एरिया एक्सटेंड हुआ था। और ये जो तरफ होते थे, जो आज की तारीख में हम कह दें कि स्टेट थे, और उस समय की तुलना करें तो जैसे इल्तुतमिश के समय पर हुए थे इक्ता, तो वो तरफ, उसकी तुलना कर सकते हैं आप। इसका मुखिया तरफदार होता था, और तरफदार का वेतन दिया जाता था तथा घुड़सवारों को सैन्य टुकड़ी रखने को कहा जाता था। तो महमूद गवा ने ऐसी व्यवस्था करी कि उनको भूमि ना देकर उनके लिए वेतन की व्यवस्था की गई। भूमि का एक भूभाग खालसा कहलाता था। देखिए अगर अब मैं आपको सल्तनत के बारे में पढ़ाऊंगा, उनकी लगान व्यवस्था, तो उसमें एक जमीन आती है खालसा। खालसा जमीन वो थी जिसका सारा खर्चा शासक के पास, जिसके आमदनी शासक के पास जाती थी, ताकि वो अपने स्वयं के खर्चे चला सके। आज की तारीख में हम कह सकते हैं सरकारी भूमि जैसा जो है वो व्यवस्था थी। इसके बाद है, अब बहमनी साम्राज्य का जब पतन हो गया, तो बहमनी साम्राज्य के पतन के पश्चात 5 नवीन राज्यों का उदय हुआ। जैसे यहां पर आप मैप के ऊपर देखेंगे, ये जो बहमनी राज्य है, ये उसके बाद बहमनी राज्य के पतन होने के बाद ये 5 नए राज्य हुए, जिनके बारे में मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एक तो लिखा है बीजापुर, एक है बीदर, एक है गोलकुंडा। अब मैं इनकी स्थिति बता दूं, बीजापुर जो है ये कर्नाटक में, बीदर कर्नाटक में, गोलकुंडा जो है हैदराबाद के पास यानी कि आधुनिक तेलंगाना, बेरार नागपुर महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो मध्य प्रदेश के पास है, ऊपर मध्य प्रदेश है, और अहमदनगर जो है जहां अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यानी कि महाराष्ट्र में। तो ये दो जो थे, जो राज्य थे, जिसमें बेरार और अहमदनगर ये तो महाराष्ट्र में थे, बीजापुर और बीदर जो थे यह थे कर्नाटक में, और ये तेलंगाना में। और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे बीजापुर को औरंगजेब ने अधिकार में लिया 1686 में, और 1687 में गोलकुंडा को अधिकार में लिया। तो आप इनके बारे में, गोलकुंडा और बीजापुर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, तो जब शिवाजी महाराज का इतिहास आएगा तब भी इनका नाम आएगा, और जब औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तब भी इनका नाम आएगा। तो इनके बारे में महत्व जो है
वो केवल इतना ही था, ताकि आप भौगोलिक स्थिति समझ सकें। तो यहां पर ये इस तरीके से इनका जो विस्तार था, ये इस तरीके से विस्तार था जैसे मैंने वर्गीकरण कर दिया। तो राज्य जैसे बीदर था, तो इनको भी सुल्तान कहते थे, दक्कन के सुल्तान पांचों। बीदर का जो शासक था उसकी टाइटल होता था बरीद शाह, यूपीएससी का क्वेश्चन है। बेरार जो था उसके शासक इमाद, ई लगाना है यहाँ गलती से, ये ई रह गया बच्चों, यहाँ पर मैं इमाद, ये इमाद शाह कहलाता था। इसके बाद जो अगला है वह था गोलकुंडा। गोलकुंडा के शासक कुतुब शाह कहलाते थे। अहमदनगर के शासक निजाम शाह और बीजापुर के शासक जो है वो आदिल शाह के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए। अब इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा इसके बाद, यानी कि बीजापुर। हमें जो करना है वो बीजापुर से करना है। बीजापुर कहां पर स्थित है? आधुनिक कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि कर्नाटक में स्थित है, अभी मैंने मैप के ऊपर भी आपको दिखा दिया था। अब इसके बारे में जो जो चीजें आपको करनी है वो देखते हुए चलते हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इसका समय क्या था? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यूपी पीसीएस में 2 क्वेश्चन आए हुए। जब इब्राहिम आदिल शाह का शासन था तो इसके बारे में माना गया कि इसने धार्मिक सहिष्णुता यानी कि रिलीजियस टॉलरेंस का परिचय दिया और हिंदुओं को भी संरक्षण प्रदान किया। इसीलिए लोगों ने इसे जगत गुरु कहकर उल्लेखित किया। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यूपी पीसीएस का, जगत गुरु के नाम से कौन विख्यात था। और गरीबों की सहायता करने के कारण इसे गरीबों का मित्र, ये फिर यूपी पीसीएस का क्वेश्चन। फिर आता है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय। वर्ष बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। यहां इंपॉर्टेंट क्या है? उसका जो मकबरा है, मकबरा मतलब जहां इनको दफनाया जाता था, उसे इंग्लिश में मुसोलियम कहते हैं। वो है गोल गुंबद। गोल गुंबद जो है बीजापुर कर्नाटक में है। और इस पर बना हुआ गुंबद, गुंबद को कहते हैं डोम, जो प्याज की आकार जैसा संरचना बनती है बिल्डिंग के ऊपर, जो इस्लामिक स्थापत्य कला की एक पहचान है, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक मेन फीचर है। वो गुंबद जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गुंबद है। अब यहाँ पर लगे हाथ में आपको थोड़ा करंट के बारे में भी करा दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है, वो भी मैं आपको करा दूंगा। यहाँ पर तो देखिए, ये तो हो गया बीजापुर का गोल गुंबद। ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो हिस्सा है ये है गुंबद जिसको कहते हैं। तो ये एक समय पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद हुआ करता था। लेकिन 2018 के अंदर हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर एक गुंबद बनाया गया जो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद बन गया। अभी मैं उसके बारे में यहाँ बता देता हूँ। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गुंबद है, डोम है, वो पुणे महाराष्ट्र में है। वहां पर एक इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसमें एक सेंटर बनाया गया, पीस सेंटर। वहां पर जो है 2018 में जो डोम बनाया गया, गुंबद बनाया गया, वो दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद जो है वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो ईसाइयों की धर्म नगरी है, रोम के पास स्थित है। वहां पर एक चर्च है, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर चर्च, सेंट बेसिलिका चर्च भी कहते हैं इसको। उसके ऊपर जो डोम है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है। मैं यहाँ पर आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। ये चर्च है, ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं डोम, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम है। और यदि हम दूसरा सबसे बड़े डोम की बात करें, ये हमारे यहाँ महाराष्ट्र के अंदर है, जो ऊपर की तरफ आप संरचना देख रहे हो। तो इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको करा देता हूं, जैसे उत्तर भारत में एक और वंश जो क्षेत्र था वो था कश्मीर। तो कश्मीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताता चलता हूं। कश्मीर पर हिंदू शासकों का शासन था, लेकिन उसके बाद ईरान का एक व्यक्ति आया जिसका नाम शाहमीर था, और उसने फिर 1339 में कश्मीर में शाहमीर वंश की स्थापना करी। और 1339 से पहले जो है यहाँ पर हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जैन उल आबेदीन। उल है ये पे लिखा हुआ है, ये उ आएगा। जैनुल आबेदीन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक था। और इसके बारे में एग्जाम के में क्वेश्चन क्या आया वो बताने से पहले मैं इसके बारे में बता दूं। इसका जो पिता था सिकंदर बुख्त-सुकीन, वो एक ब्राह्मण था जिसने बाद में इस्लाम अपना लिया, और उसने बड़े पैमाने पर कश्मीर में हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। सिकंदर बुख्त-सुकीन, बुख्त का मतलब ही होता है बुतों को तोड़ने वाला, तो उसका बेटा था ये जैनुल आबेदीन। इसने अपने पिता के नक्शे कदम पर ना चलकर इसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति चलाई। इसीलिए इसको
इसने क्या क्या काम करे? इसने जजिया का हटाया। जजिया गैर मुसलमानों से इस्लामिक राज्य में रहने की सुरक्षा के बदले में एक भेदभाव वाला टैक्स हुआ करता था, वो इसने हटा दिया। गो हत्या को प्रतिबंधित किया, तोड़े गए मंदिरों को दोबारा से ठीक कराया। और इसीलिए आबेदिन लिखा, आवेदन गलती से, आबेदिन को कश्मीर का अकबर, ये क्वेश्चन सीडीएस का है, कश्मीर का अकबर किसको कहा गया, इसे याद कर लेंगे हम। अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, मैं अभी इसके अंदर देखता हूं, तो कश्मीर का अकबर, ठीक है। अगला देखते हैं पॉइंट क्या आ गया। इसने कश्मीर घाटी में गलती से नेहरू लिखा गया, नहरों का जाल बिछाया, क्योंकि नहरों या कैनाल का इस्तेमाल किसके लिए होता है? नहरों का इस्तेमाल होता है इरिगेशन या सिंचाई के लिए। ईरान फारस से कालीन के कारीगरों को घाटी में बसाया। आज भी आप देखो उत्तर भारत के शहरों के अंदर कालीन बेचने वाले ये कश्मीरी घूमते रहते हैं। तो कश्मीर में क्या कारण है कि कश्मीर के कालीन इतने विख्यात हैं? क्योंकि वहां फारस से कारीगरों को लाकर घाटी में बसाया गया और कालीन उद्योग को इसने विकसित कराया। इसके अलावा श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध जो मस्जिद है उसका नाम है जामा मस्जिद, उसका निर्माण जैनुल आबिदीन ने कराया। और इनकी स्वायत्ता को खत्म किसने करा कश्मीर की? वो अकबर ने करा। और इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम में कि कश्मीर को किस का जिला बनाया गया? तो काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी, अकबर ने कश्मीर को जीतकर उसे काबुल का जिला बना दिया, क्योंकि कंदहार के ऊपर कब्जा और काबुल पर कब्जा जो है वो अकबर ने कर लिया था, अकबर के शासनकाल में हो गया था। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो आ गया जौनपुर सल्तनत उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा मैं इसकी अवस्थिति बता देता हूं, जिनको ये नहीं पता इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है। तो जौनपुर जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, और 75 जिलों में से एक जिला जो है ये है जौनपुर, जहां आपको ये दिखाई दिया। थोड़ा और मैं बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, यहाँ पर देखिए ये आ गया जौनपुर। तो जौनपुर की स्थिति देखोगे नीचे, तो उसके जौनपुर के ये है बनारस, वाराणसी, जहां से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सांसद है। इसके अलावा प्रतापगढ़, यहाँ पर प्रयागराज है, इधर देखिए प्रयागराज। तो ये जौनपुर जो है यहाँ पर स्थित है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर एक किन्नर, जिसको आम भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, उसने इसकी स्थापना करी थी, और उसकी जो उपाधि थी वो थी मलिक उस सर्क उसकी उपाधि थी उस हिजड़े की, इसीलिए इसको सर्की वंश कहा गया, सर्की डायनेस्टी कहा गया। और इसकी स्थापना हुई थी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान। और मलिक उस सर्क का अर्थ क्या है? पूर्व का शासक, यानी कि रूलर ऑफ द ईस्ट, क्योंकि ये पूरब में पड़ रहा है, ईस्ट में पड़ रहा है ज्योग्राफिकली। उसकी उपाधि प्राप्त मलिक सरवर, एक किन्नर, जो मैंने कहा इसको आम भाषा में हिजड़ा कहते हैं, वह इसका संस्थापक था, जिसने नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान जौनपुर राज्य की नींव रखी। तो फाउंडर का नाम आपको जरूर करना है। इब्राहिम शाह इस वंश का सबसे विख्यात शासक था। इसके शासनकाल में इस क्षेत्र में जौनपुर में अत्यधिक साहित्यिक प्रगति, यानी कि लिटरेचर का जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण जौनपुर को भारत का सिराज, इंपॉर्टेंट लगा लो, भारत का सिराज। असल में सिराज जो सिटी है ये स्थित है ईरान में, और ये एक बड़ा सेंटर है एजुकेशन का, नॉलेज का। तो जिस तरीके से ईरान में सिराज फेमस है, वैसे ही जौनपुर भी अपने ज्ञान के कारण फेमस हो गया जब इब्राहिम शाह का शासन था, इसीलिए इसको कहा गया भारत का सिराज। इब्राहिम शाह ने जौनपुर में एक मस्जिद बनाई, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया। और इनकी खास बात क्या थी? जौनपुर में जो स्थापत्य कला या जो आर्किटेक्चर यहाँ के सुल्तानों ने किया, उसमें मीनारें जो है थोड़ी सी झुकी हुई बनाई जाती थी। और बाद में इनकी स्वायत्ता को, जौनपुर की सल्तनत को समाप्त किसने किया? वो समाप्त किया लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने। ये भारत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था लोधी वंश। उसमें बहलोल लोधी का जो बेटा था वो था सिकंदर लोधी। इसने जौनपुर की स्वायत्ता को समाप्त किया। इस तरीके से ये समाप्त हुआ। अगला जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम गुजरात के बारे में। गुजरात का जो स्थिति है ये हम जानते ही हैं, फिर भी मैं आपको मैप के ऊपर दिखा देता हूँ। ये लोकेशन है, थोड़ा और बड़ा करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट जो जगह है, एक तो हो गया अहमदाबाद, एक हो गया गिरनार। गिरनार जहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान है, और एक पड़ता है इधर की तरफ चंपानेर।
तो इन क्षेत्र, इनके बारे में अभी जिक्र आएगा, क्यों ये इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर गुजरात जो है, गुजरात की जो स्वायत्त राज्य है उसका संस्थापक कौन है? जफर खान, ये याद करना। 1572 में अकबर ने गुजरात राज्य की जो इंडिपेंडेंस थी वो खत्म करके इसे अपने राज्य का हिस्सा बनाया। और जब आप अकबर पढ़ोगे तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया, जो देश का सबसे ऊंचा दरवाजा है। वो किस खुशी में बनाया था, किस के उपलक्ष्य में, किस जीत की उपलक्ष्य में? तो अकबर ने जब गुजरात को जीता तो फिर सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। प्रमुख शासक में एक नाम आ रहा है अहमद शाह। अहमद शाह का नाम इसलिए है क्योंकि जो गुजरात की राजधानी है वह कौन सी है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को उसने बनाया। तो ये ऊपर आ गया अहमदनगर, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है अहमदाबाद। अहमदनगर को अहमदाबाद कहा जाता है, और इस शहर को शहर मुअज्जम यानी कि बेस्ट सिटी का दर्जा या बेस्ट सिटी का दर्जा भी प्रदान किया अहमद शाह के समय पर। और अहमदाबाद में जो एक मस्जिद है, जामी मस्जिद, उसका निर्माण अहमद शाह ने। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट शासक महमूद बेगड़ा है। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कि महमूद बेगड़ा जो था, जो अपनी जो उसका उपनाम जो है वो बेगड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसने दो मजबूत किलों को जीता था, गिरनार को और चंपानेर को, इसलिए इसका नाम जो है वो महमूद बेगड़ा पड़ा था। मैंने अभी आपको वो दिखाया था मैप के ऊपर, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये महमूद बेगड़ा ने जीता था, जिसने लगभग 52 साल तक शासन किया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये चंपानेर और गिरनार को जीतने की वजह से इसका नाम बेगड़ा पड़ा, जो गुजराती भाषा में अर्थ है विजेता का। और बहुत वह केवल 13 वर्ष की आयु में। अब ये क्वेश्चन जो है, ये जैसे अब आप मुगल काल पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आता है अकबर के बारे में। अकबर कितने साल की आयु में राजगद्दी पर बैठा? तो आप पढ़ेंगे 13 साल की में। तो जैसे अकबर 13 साल का शासक बना, ऐसे ही गुजरात में महमूद बेगड़ा भी। और इसने, अकबर ने 50 साल राज किया, इसने 52 साल तक सफलतापूर्वक शासन किया। उसे बेगड़ा इसलिए कहा गया क्योंकि उसने गुजरात के दो मजबूत किलों को जीता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। और आखिरी जो हम पढ़ेंगे आज, वो पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ की स्थिति क्या है? देखिए, राजस्थान राज्य के अंदर ये किला है, यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है, ये पहाड़ियां हैं अरावली, और यहाँ पर किला है चित्तौड़गढ़। और गुजरात और राजस्थान में जो कहावत है वो है, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ियां। यानी कि अगर गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ है, और बाकी तो मिट्टी के ढेर है। थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, और बेहतर रूप से ये चमकेगा आपको। देखिए यहाँ पर, तो यदि आप इसको चित्तौड़गढ़ को देखेंगे तो यहाँ की स्थिति क्या है, ये स्पष्ट हो रहा है कि ये स्थिति जो है, यहाँ पर ये अरावली पहाड़ियों का विस्तार है। तो अरावली पहाड़ियों में चित्तौड़गढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही दुर्गम स्थान है। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के ऊपर चढ़ाई करना जो है, इन पहाड़ियों पर, जिन पहाड़ियों से ऊपर चढ़ने का रास्ता केवल एक तरफ से था, इसीलिए इसे जीतना जो है वो टेढ़ी कीर हुआ करता था। तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो उसकी सामरिक स्थिति, उसके भौगोलिक स्थिति अरावली पहाड़ियों के कारण थी। तो कहावत भी मैंने आपको बता दी, जो मैं अभी कि राजस्थान के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी महत्व को दर्शाने के लिए। अब इसके जो इस पर शासन करने वाला जो प्रमुख वंश है वो वंश है सिसोदिया वंश। राजपूतों का एक गोत्र है सिसोदिया। वहां वंश के राजपूत यानी कि महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब सिसोदिया वंश के राजपूत थे। और इनका संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। अब आप आगे देखेंगे कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में, उससे पहले महाराणा प्रताप के पास मानसिंह, राजा मानसिंह एक संदेश लेके आया था अकबर का कि वो अगर अधीनता स्वीकार कर लेता है अकबर की, और वो उन्हें सलाम सैल्यूट कर देता है, तो वो उनको राजा बने रहने देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि बप्पा रावल का जो वंशज है वो केवल भगवान के सामने सिर झुका सकता है, किसी आदमी के सामने नहीं। तो बप्पा रावल भी एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक थे। इसके बाद नाम आता राणा कुंभा का। इनका क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2 बार आया। राणा कुंभा जो है, अब आप देखेंगे, अगर भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे तो उसके साथ में ही, जो चित्तौड़गढ़ की हम स्थिति देखें तो उसके साथ में ही पड़ता है मालवा। यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो मालवा की जो स्थिति है वो भी कहाँ पर पड़ेगा? मालवा जो क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश का, वो पड़ेगा इसके बराबर में। अगर हम देखें, ये क्षेत्र जो है मालवा पड़ता है, ये मालवा।
तो इसका मतलब है चित्तौड़गढ़ के शासक और मालवा के जो शासक थे, इनके बीच में लगातार संघर्ष जारी रहा। और ऐसे ही एक संघर्ष के अंदर जब इन्होंने राजपूतों ने मालवा के शासक को पराजित किया, तो उसी उपलक्ष्य में उन्होंने फिर एक दरवाजा, एक पिलर स्तंभ स्थापित कराया, जिस स्तंभ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस स्तंभ को? इसे कहा जाता है विजय स्तंभ। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ चुका है। मैं जरा अभी आपको बताता हूं, थोड़ा सा टेक्निकली इसके अंदर कुछ चीज ऐसे आ गई। तो चित्तौड़गढ़ के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो, सॉरी मैं अभी आपको दोबारा ले चलता हूं वहीं पे, अभी बताता हूं। देखिए, तो यहां पर राणा ये आ गया, यही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया और किस उपलक्ष्य में कराया। तो मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी, इसे अलाउद्दीन खिलजी से मत जोड़ना, वो दिल्ली का सुल्तान अलग था, ये मालवा का शासक था, मध्य प्रदेश का जो इलाका है। और उसने गुजरात और मालवा दोनों ने गठबंधन बनाया था, उनकी संयुक्त सेनाओं को पराजित करा। और इस उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आया विजय स्तंभ के ऊपर जो प्रशस्ति लिखी है, प्रशस्ति मतलब जो उनकी प्रशंसा लिखी है, वो किसने लिखी है? तो वो दो व्यक्ति हैं, अभी और महेश। ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राणा कुंभा एक कुशल वीणावादक यानी कि एक बेहतर संगीतकार भी थे। और उन्होंने गीत गोविंद जो है वो प्रसिद्ध किताब पुस्तक है, जिसके लेखक है जयदेव। जयदेव के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको प्राचीन काल में पढ़ाया था एक वंश जिसका नाम था सेन वंश, जिसमें लक्ष्मण सेन के बारे में हमने पढ़ा था। तो वो उसके दरबार में, लक्ष्मण सेन के दरबार में ये जयदेव थे, जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गीत गोविंद पर टिप्पणी लिखी है संगीत राजा, किसने? राणा कुंभा ने। इसके अलावा संगीत के अलावा स्वास्थ्य पर संगीत राज, संगीत रत्नाकार नामक ग्रंथों की भी रचना राणा कुंभा ने करी है। इंपॉर्टेंट। राणा सांगा तो हम जानते ही है कि जब बाबर ने हमला किया तो 1526 में तो लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया। और 1527 में अगली साल लड़ाई हुई थी खनवा का युद्ध, जो राजस्थान में लड़ा गया, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। और इस वंश के अन्य प्रतापी शासक है महाराणा प्रताप, इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब अकबर के बारे में। इनका जो योगदान है वो यह है कि महाराणा प्रताप ने अकबर के शासनकाल में मुगलों के साथ लगातार संघर्ष किया और चित्तौड़ के किले पर मुगलों को कभी भी स्थायी कब्जा नहीं होने दिया। जीत तो गए, लेकिन परमानेंट कब्जा जो है कभी भी उनका नहीं हो पाया। और इसके साथ ही आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूं। और आपने वीडियो देखा और सुना मेरे लेक्चर को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।